आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में कोविड-19 पर नियंत्रण एवं विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार रियायतें दी जाए। कोविड-19 के मामले पूरे भारत में जहां औसतन 7.5 दिनों में दोगुना हो रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में 26.6 दिन में दोगुने हो रहे हैं। इस दृष्टि से उत्तराखंड कहीं बेहतर स्थिति में है। लॉकडाउन के दौरान गुजरात के लोगों को उनके घर भेजने पर उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, जिस तरह से गुजरात के लोगों को उनके राज्य पहुंचाया गया, तो उसी तरह दूसरे राज्य के लोगों को क्यों नहीं भेजा जा रहा। प्रीतम सिंह ने आगे कहा कि अगर आवाज उठाना राजनीति है तो कांग्रेस ऐसी राजनीति हमेशा करती रहेगी। ये महामारी सिर्फ हिंदुस्तान में होती तब ये बात कहते, तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में कहता था हो सकता है इसमें कुछ सच है, तो पूरे विश्व में है। और जिसकी इजाद जो है क्या नाम चीन से, उसके बाद पूरे विश्व में मैं ये मान सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि जो लोग कोरोना की इस लड़ाई में सहयोग नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे, कहना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से आप सब लोगों पर इस तरीके का आक्षेप लगाए और उचित नहीं है, और ख़ासतौर से जो जनप्रतिनिधि है उसे तो संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से चल रहे लॉकडाउन का आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीना ने कोतवाल सुधीर कुमार के साथ शहर का मुआयना किया। दरअसल प्रशासन लॉकडाउन का कठोरता से पालन करवाने के लिए काफी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। शहर के मुआयने को आए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीना ने कहा है कि लॉकडाउन के उल्लंघन को किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बैंकों में लग रही भीड़ पर बैंक प्रबंधक को भी जमकर फटकार लगाई है। के ऊपर हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है और कहीं भी कोई सूचना है तत्काल पुलिस को सूचित करें। हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं और आपके हेल्पलाइन नंबर पे आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, 112 पे आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। जो भी सूचना जिसको मिलती है तत्काल अधिकारियों के संज्ञान में लाएं, उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज में फायर सीजन को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। वन विभाग के अधिकारी गश्त कर जंगल के पशु पक्षियों का ध्यान रख रहे हैं, जबकि जंगल में कई जगहों पर जंगली जानवरों और पशु पक्षियों के लिए छोटे छोटे तालाब भी बनाए गए हैं, ताकि गर्मी के सीजन में पशु पक्षियों को पानी की कमी न हो। वहीं जंगलों में आग न लगे, इसके लिए बेहतर उपाय लगातार किए जा रहे हैं। पंद्रह फरवरी से फायर सीजन शुरू हो गया है और हमारे द्वारा थानों रेंज में पहले ही फायर लाइन को काट चुके हैं और फायर लाइन की सफाई कर चुके हैं। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि आजकल गर्मी बढ़ रही है, तो जो साल के जंगल हैं उनमें साल के पत्ते नीचे गिर रहे हैं और जो हमारा ऊपर पहाड़ी एरिया है, लड़वाकोट जो हमारा ब्लॉक है, उसमें जो चीड़ के जो पिरुल हैं वो गिर रहा है, चीड़ की निडल गिर रही हैं, उनको भी हम सफाई कर रहे हैं। उनकी भी हम लोग नियमित जो है उनका फुकान किया जा रहा है। साथ ही साथ इस बार सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिली है वो ये है कि जब से लॉकडाउन हुआ है ये 25 मार्च से, तब से ये देखने को मिला है कि चूँकि सड़कों पर आवाजाही कम है, लोग कम जा रहे हैं, बाहर लोग कम निकल रहे हैं, जंगलों में लोग कम जा रहे हैं और जंगल में प्रेशर भी कम है, तो अभी तक कोई फायर की घटना या आग की दुर्घटना हमें देखने को नहीं मिली है। और दूसरी बात ये भी है कि इस बार जो है बीच बीच में बारिश भी होती रही है, उसका भी हमें फ़ायदा मिला है। जहां देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं जमाती और रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। जहां रुद्रपुर से बीजेपी विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे सोशल मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल ने जमात प्रकरण और रोहिंग्या मुस्लिमों पर एक बयान जारी किया है। विधायक वीडियो में जमकर खरी खोटी सुनाते हुए जमातियों को गोली मारने की बात कह रहे हैं, जिसको लेकर अब ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भी हो रहा है। ऐसे राष्ट्र विरोधी जो तबलीगी जमात के लोग हैं, जो वास्तव में उनकी निरंतर बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं, वो बदतमीजियां एक घोर षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही हैं। इसलिए हमको
ऐसे तथाकथित लोगों का, ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों का डट के मुकाबला करना चाहिए। वो लोग जो भारत का विनाश चाहते हैं, भारत की बर्बादी चाहते हैं, उनके खिलाफ एक सच्चे हिंदुस्तानी को, प्रत्येक भारतवासी को खड़े होना चाहिए। जहां तक आर्मी का सवाल है, पुलिस प्रशासन का सवाल है, हमारे चिकित्सकों का सवाल है, हमारे स्वच्छकों का सवाल है, हम सब उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके साथ साथ भारत के प्रत्येक नागरिक को इस वैश्विक महामारी के चलते। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बीश के निधन पर शोक व्यक्त करने पंचूर गांव पहुंची। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के साथ उनके बेटे भी थे। राज्यपाल ने सीएम योगी की माता को ढांढस बंधाया। इस दौरान कांडी सड़क मार्ग पर सफर करते हुए उन्होंने इस सड़क के खस्ताहाल होने पर अपनी नाराजगी भी जताई है। राज्यपाल के दौरे पर पौड़ी के जिलाधिकारी, एसडीएम, अपर पुलिस अधीक्षक भी मौके पर मौजूद रहे। तो राज्यपाल बेबी रानी योगी के पिता के निधन पर उन्होंने शोक जताया है। अपने पुत्र के साथ वो यहाँ पहुंची थी। वहीं इस दौरान सड़कों की खस्ताहाल को देखते हुए वो काफ़ी नाराज भी नजर आई हैं। तो सीएम योगी के पैतृक गांव राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंची और सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन पर उन्होंने शोक जताया। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की माता को ढांढस भी बंधाया है। तो पौड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन पर उन्होंने शोक जताया। साथ ही साथ वो उनके पैतृक गांव भी पहुंची हैं, जहां उन्होंने परिवार से मुलाकात की। साथ ही साथ उनकी माता को ढांढस बंधाया है। उनके बेटे भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। साथ ही साथ कई अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। वहीं कुछ सड़कें ऐसी थीं जो कि खस्ता हाल में थी। उन सड़कों को देखकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई हैं और यहाँ पर उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द ही ये सारी समस्या का समाधान होना चाहिए। तो पौड़ी में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंची, जहां उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव वो पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी माता को ढांढस भी बंधाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों में भोजन और राशन की किट बांट रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी के 57 विधायक हैं, लेकिन सबसे आगे लगातार जनता की सेवा करते हुए मसूरी विधायक गणेश जोशी दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज विधायक जोशी ने अपने क्षेत्र में 1100 राशन किट जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाने के लिए वाहन रवाना किए। इस मौके पर कैबिनेट स्तर नरेश बंसल ने इन वाहनों को पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया। आज हमारे क्षेत्र के विधायक श्री गणेश जोशी जी के सौजन्य से 1100 किट विभिन्न ग्रामों में जो जिनको आवश्यकता है उनको बांटने के लिए ये हमने रवाना किया। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, आज हमारी किचन को 1 माह होने जा रहा है, क्योंकि देश के हमारे पार्टी के सम्मानित प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के आह्वान पर, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 8 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को रोज भोजन करवा रहे हैं, उसी कड़ी में मेरे द्वारा लगभग अभी 1.5 लाख से अधिक लोगों को हम भोजन करा चुके हैं। 6 मोदी किचन हम चला रहे हैं, 5 देहरादून में और 1 मसूरी में, और जिसके माध्यम से लगातार लोगों की हम सेवा कर रहे हैं। आज हमें सेवा करने का मौका मिला है और पिछले 1 हफ्ते से हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ लोगों को भोजन की आवश्यकता है, समाज के वो कमज़ोर मजदूर लोग जो आज बेरोजगार हैं, जिनके पास राशन नहीं है, उसकी शुरुआत हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बंशीधर भगत जी ने की थी। अभी तक लगभग 2500 लोगों को हम राशन भेज चुके हैं। आज हमारे क्षेत्र के विधायक श्री गणेश जोशी जी के
चंपावत जिले में कोरोना वायरस में जारी संपूर्ण लॉकडाउन का उल्लंघन किए जाने पर अब तक अलग अलग थानों और कोतवाली में 115 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। साथ ही आईपीसी सहित महामारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 210 लोगों के चालान काटे जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक जिले भर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने की हर संभव कोशिश की जा रही है। बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों, बिना मास्क पहनने लोगों को समझा बुझाकर वापस घर भेजा जा रहा है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने हेतु हमारी तरफ से हर प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां पर एक तरफ लोगों को समझा बुझाकर जो है अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, उसी के साथ हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी लॉकडाउन का निरीक्षण कर रहे हैं। अगर कहीं पर कोई लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। जनपद में हमने कुल 115 मुकदमे अभी तक पंजीकृत किए हैं, जिसमें 210 लोगों के खिलाफ अभी तक लॉकडाउन के उल्लंघन करने में मुकदमे पंजीकृत किए हैं। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को देखते हुए अब मंगलौर स्वास्थ्य केंद्र ने भी अपने बलबूते पर अस्पताल में प्रवेश करने वाले मरीजों के लिए सैनिटाइजर टनल लगाई है। ये टनल प्रत्येक मरीज को सैनिटाइज करेगी। वहीं मरीजों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए गार्ड की व्यवस्था भी की गई है। अब अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए टोकन की भी व्यवस्था की गई है, जिसके आधार पर ही एक एक कर मरीजों को डॉक्टर के चैम्बर तक भेजा जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने एक सैनिटाइजर चैम्बर बनाया है। इसमें एंट्रेंस एक साइड से होगी, ऑटोमेटिकली ये ऑन होगा और ये कंप्लीट बॉडी पे स्प्रे करेगा सैनिटाइजर का, जिससे कंप्लीट बॉडी सैनिटाइज हो सके, ताकि बाहर से कोई इन्फेक्शन लेके अस्पताल के अंदर ना आए। साथ में हमने साइड में वहाँ पर वॉश बेसिन लगाई है, साबुन हैंड वॉश की व्यवस्था की है, ताकि लोग हाथ धोकर ही अंदर आए। तीसरा, अगर कोई बिना मास्क के यहाँ आ रहा है उनको मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा जो पीआरडी जवान लगे हुए हैं वो यहाँ पर सैनिटाइज करा रहे हैं लोगों को, उनका हैंड सैनिटाइज करा रहे हैं। और बेसिकली हमने बाहर एक और व्यवस्था की है, टोकन सिस्टम। जो यहाँ ओपीडी में आते हैं उनको टोकन सिस्टम की व्यवस्था की है, ताकि मरीज़ और डॉक्टर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए। काशीपुर कोतवाली में कोतवाल प्रभारी द्वारा लॉकडाउन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर ब्रीफिंग की गई, जिसमें उन्होंने सभी को सतर्कता से ड्यूटी करने के निर्देश दिए। काशीपुर कोतवाली में कोतवाल चंद्रमोहन सिंह ने सभी चौकी प्रभारियों और कांस्टेबलों के साथ बैठक ली। इस दौरान उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस लोगों से शालीनता का व्यवहार करे, साथ ही लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराए। पुलिसकर्मी एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान भी लगातार करती रहे। लॉकडाउन का पालन कराने और रमजान को शांतिपूर्वक मनाने के उद्देश्य से कोतवाली परिसर में एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में अमन चैन कमेटी की बैठक हुई। काफी देर मंथन के बाद निर्णय लिया गया कि रमजान की नमाज मस्जिदों की जगह अपने अपने घरों में पढ़ी जाएगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस दौरान मुस्लिम समुदाय ने कई समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा, जिस पर अधिकारियों ने जल्द ही समाधान का भरोसा दिलवाया है। रमजान को शांतिपूर्ण अमन चैन के साथ आज की परिस्थिति में कोरोना संक्रमण को फैलने को रोकने की व्यवस्था करते हुए कैसे मनाया जाए, इसके लिए अमन कमेटी की एक बैठक की गई। सभी लोगों की राय ली गई। सभी एक राय से सहमत हैं कि घरों में रह कर के नमाज पढ़ी जाएगी, मस्जिद में कोई नहीं आएगा और मस्जिद में कब नमाज है, कब सहरी है, इसको सूचना पैम्पलेट के माध्यम से लोगों के बीच में वितरित की जाएगी। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, उसके माध्यम से भी लोगों को। उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य के बाहर और अंदर कोरोना महामारी से फंसे उत्तराखंड वासियों की मदद के लिए देवभूमि ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों का डाटा संग्रह किया जाएगा और सरकार को दिया जाएगा। इस ऐप को पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के बेटे और कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी के विशेष प्रयास से तैयार किया गया है। प्रयास यही रहा है, जब भी कोई आपदा आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं करें। प्रयास हमारा यह है कि हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे और मदद करने की कोशिश करेंगे।
अब ये पूरा सरकार पर निर्भर है कि मदद लेना चाहे या ना लेना चाहे। हमारा ये भरोसा है कि जहाँ तक सरकार हमें लगता है ठीक कदम उठाती है, हमने तो हमेशा उसका सपोर्ट ही किया, अध्यक्ष ने भी यही कहा। तो ये एक माध्यम है और टेक्नोलॉजी का माध्यम है। और जहाँ तक मुझे पता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जो ऐप अभी आया, जैसे आरोग्य सेतु एक ऐप आया है, वो आपसे ये जानने की कोशिश करता है कि आपकी अभी हेल्थ कैसे, मतलब आप कोविड से सपोर्ट करने के लिए। ये ऐप थोड़ा दूसरा है। रुद्रपुर में चोरी छिपे बॉर्डर पार कर सीड्स मिल में काम करने आए 36 मजदूरों को रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उत्तर प्रदेश उनके गांव भेज दिया। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने लॉकडाउन को उल्लंघन मामले में सीड्स मिल मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि उधम सिंह नगर के लंबा खेड़ा स्थित हेमकुंड सीड प्लांट में बिना अनुमति से यूपी के 36 मजदूरों को चोरी छिपे लाया गया है और उनसे काम करवाया जा रहा है, जिसके बाद सभी को वापस उनके गाँव भेज दिया गया है। जो हमारे यहाँ क्षेत्र पे है, जो रामपुर बॉर्डर पे है, वहाँ पे चोरी छुपे करीबन 36 लोग जो रामपुर के रास्ते से गुजरे थे, रहने वाले शीशगढ़ के थे और सीड प्लांट में काम करने के लिए आ रहे थे। तो उन लोगों को बॉर्डर पे पकड़ करके जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग चोरी छुपे खेतों के रास्ते से आए थे। इन सभी की डॉक्टरी करवा करके उनको उनके गंतव्य स्थान पर भेजा गया है तथा जो सीड प्लांट मालिक हैं और जो उनका ठेकेदार है उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार स्थित निरंजनी अखाड़े में आज नोडल अधिकारी हरवीर सिंह के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत नविंद्र पुरी और अखाड़े की अन्य संस्था के पदाधिकारियों ने शिरकत की और लॉकडाउन के दौरान अखाड़े द्वारा की जा रही खाद्य सामग्री की व्यवस्था पर विचार विमर्श किया। बैठक में आगे राशन वितरण कराने की कार्य योजना बनाई जा रही है। आवश्यकता हो या अन्य लोग जो यहाँ फंसे हुए हैं उनकी मदद करने की आवश्यकता हो, उसमें आपके द्वारा जो है अपना रोल जो है, बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है, बहुत अच्छे से प्ले किया। माननीय जो हमारे मान जी हैं, रविंद्र पुरी जी महाराज हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही अपना जो है रोल प्ले करते रहेंगे, क्योंकि मानव सेवा एक बहुत बड़ी मतलब एक धर्म होता है। उस धर्म को आपने जो है पूरा किया है। वैसे तो आप धर्म से जुड़े हुए हैं ही हैं। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर कमल जैन ने कोरोना वायरस की पहचान के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो महज 3 से 4 सेकंड में ही कोरोना की पहचान बता देगा। इस सॉफ्टवेयर को बनाने में 1 से 1.5 महीने का समय लगा। बता दें कि आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर कमल जैन ने दावा किया है कि उनके द्वारा कोरोना डिटेक्शन नाम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जो महज 3 से 4 सेकंड में कोरोना संक्रमण को बता सकता है। कमल जैन का दावा है कि कोरोना टेस्ट के लिए व्यक्ति का एक्सरे इस सॉफ्टवेयर में लगाकर महज 4 सेकंड में कोरोना की पुष्टि कर देगा। देखिए, कोविड के लिए जांच करने के अलग अलग तरीके हैं। ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे से पता कराया जा सकता है। तो इसके अंदर एक्सरे की इंटरप्रिटेशन को फैसिलिटेट किया गया है। तो इसके अंदर एक जो इमेज है, एक्सरे इमेज है, उसको लोड कर दिया जाता है और ये डीप लर्निंग से एनालाइज करके बताता है कि इसमें कौन सी डिसीज़ है, कोविड है या और कोई डिसीज़ है, उसको एनालाइज करके बताता है। मसूरी में 2 मेडिकल स्टोर और 3 सब्जी की दुकानों में छापेमारी की गई। मेडिकल स्टोर में कई गुना ज्यादा दामों पर सैनिटाइजर बेचे जा रहे थे। वहीं सब्जी की दुकानों पर तराजू पर नहीं पाई गई विभाग की मोहर। सीनियर इंस्पेक्टर ए.के. सिंह ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मसूरी में मेडिकल स्टोर और सब्जी की दुकानों पर छापेमारी की गई है। यहां पर मेडिकल स्टोर पर दुगने दामों के कीमत के सैनिटाइजर बेचे जा रहे हैं, यानी कि मार्केट प्राइस जो है उससे ज़्यादा पैसे ग्राहकों से लिए जा रहे हैं। वहीं जितनी भी सब्जी की दुकानें हैं वहां पर जो तराजू हैं उस पे मानक चिन्ह नहीं है। तो जिसके बाद यहां आदेश दिए गए हैं कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी अगर मनमानी करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। तो मसूरी की ये दुकानें जहां पर एक तरफ मेडिकल स्टोर पर दुगनी कीमत पर सैनिटाइजर बेचे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सब्जी की दुकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।
कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में लागू लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर आज कुल 61 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें से 338 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रदेश में अभी तक कुल 8,613 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अभी तक एमवी एक्ट के अंतर्गत कुल 21,000 से ज्यादा गाड़ियों के चालान, 4,000 से ज्यादा वाहन सीज और 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का जुर्माना वसूला गया है। तो प्रदेश में अब तक 8,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 21,000 से ज्यादा गाड़ियों का चालान किया जा चुका है और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई प्रदेश में की जा रही है। 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है, 21,000 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया गया है, कई गाड़ियों के चालान भी काटे गए हैं। तो लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लॉकडाउन को उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी लगातार प्रशासन द्वारा की जा रही है। देखिए, जमातियों की बात करें तो कुल 1436 जमाती थे जो 1 जनवरी के बाद हमारे प्रदेश में आए। इनमें से 513 बाहर के प्रदेशों के रहने वाले हैं जो लॉकडाउन के बाद यहीं रुके हैं और 923 हमारे लोग हैं जो बाहर गए थे और 1 जनवरी के बाद उत्तराखंड वापस आए। तो इन 1436 लोगों को हमने क्वारंटाइन कर दिया, टेस्टिंग करा दी। कुछ एक की टेस्टिंग इनमें से हरिद्वार जनपद की बाकी है, ताकि सबके टेस्ट हो चुके। फिर जो है हमने जो लोग पॉजिटिव आए जमात वालों में से उनके सभी संपर्क जो भी उनके कांटेक्ट में आए थे उनकी भी लिस्टें बनाई। तो ऐसे 917 लोग हैं, 917 लोग हैं जो इनके संक्रमित जमात वालों के कांटेक्ट में आए थे। उनको भी हमने 100% को क्वारंटाइन कर दिया। कोरोना वायरस के चलते चल रहे लॉकडाउन का असर हर तरफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। लॉकडाउन के चलते व्यापार से लेकर शिक्षा जगत समेत अन्य क्षेत्रों में इसका असर पड़ रहा है। इसी के तहत यातायात पर भी इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। काशीपुर के रोडवेज और रेलवे की बात अगर की जाए तो उत्तराखंड परिवहन निगम के काशीपुर डिपो और रेलवे स्टेशन काशीपुर से संचालित रेलवे स्टेशन को 1 महीने के लॉकडाउन के दौरान करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कोरोना के चलते उत्तराखंड परिवहन निगम के काशीपुर डिपो को 1 महीने में लॉकडाउन के चलते 14 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। काशीपुर डिपो में वर्तमान में 43 बसों का बेड़ा है, जहां से हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी, टनकपुर, बरेली, लखनऊ, चंडीगढ़, मेरठ, दिल्ली, जयपुर मार्गों पर बसों का संचालन होता है। हमारा काशीपुर जो है, हमारे पास काशीपुर के अलावा 8 स्टेशन, कुल 7 स्टेशन और हैं, टोटल 8 स्टेशन हैं। तो 8 स्टेशन पर इस 31 दिन में हमारा 1,10,75,649 रुपये जो है केवल अनारक्षित टिकट से और आरक्षित टिकट से 62,77,500 का नुकसान हुआ है। पार्किंग से 6,61,740 रुपये का नुकसान हुआ। तो ये सब मिला करके हमारा 1,81,00,000 से ऊपर का नुकसान हो गया है। जसपुर में उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। झगड़े की सूचना पर गई पुलिस की गाड़ी के उपद्रवियों ने शीशे तोड़ दिए। इससे नाराज पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मंगलवार को देर रात झगड़े की सूचना मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। इसी बीच लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और पुलिस की गाड़ी के शीशे तक तोड़ डाले। तो जसपुर की तस्वीरें, जहां पर उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए हैं। पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दायर कर लिया है और 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। दरअसल 2 पक्षों में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद पुलिस इन्हें समझाने के लिए पहुंची थी, लेकिन ये लोग समझे नहीं। उल्टा पुलिस पर भी इन्होंने पथराव कर दिया है और पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया है और पुलिस की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। के पास में आज़ाद पार्क एक जगह है, वहाँ पे लॉकडाउन का उल्लंघन करने की कल शाम को सूचना आई थी और ये भी सूचना आई थी कि झगड़ा हो रहा है वहाँ पे। तो इस बात पे सूचना पे पुलिस मौके पे गई थी। वहाँ पे कुछ लोगों ने पुलिस के सामने आपत्ता की, मिसबिहेव किया और इसी दौरान पुलिस की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। तो इसमें पुलिस के द्वारा 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर लिखाई गई है, जिसमें सभी 4 की गिरफ्तारी की गई है। उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कुछ इस मामले भी सामने है सर? अभी उन लोगों के बारे में जानकारी की जा रही है। अगर और किसी का भी इन्वॉल्वमेंट निकल के आएगा, हम लोग कैमरे वगैरह भी सर्च कर रहे हैं, तो उनको भी डेफिनेटली बुक किया जाएगा।
और यूके प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।